हेलो एवरीवन। हमारा चैनल स्टडी 33 जिसमें आपको मैथ्स पेडागोजी का फर्स्ट लेक्चर आपने देखा। अब ये हमारा सेकंड लेक्चर है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम अब कंप्लीट पेडागोजी कराएंगे और सिलेबस के साथ हर एक टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर है मैथ्स पेडागोजी का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम फर्स्टली मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैथ्स पेडागोजी में हम आज कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका गणित की भाषा। हम करेंगे गणित की क्या भाषा होती है, गणित की भाषा के बारे में करेंगे। गणित शिक्षण की क्या क्या समस्याएं होती हैं और गणित शिक्षण की समस्याएं बहुत सारी हमें देखने को मिलती है गणित के शिक्षण में कि बच्चों को बहुत सिलेबस कहीं भी टफ़ लगता है, कभी बच्चे गणित को अच्छे से नहीं पढ़ पाते हैं। तो उसके लिए NCF 2005 ने क्या क्या सुधार के लिए सजेशन दिए हैं, तो ये सब आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कि गणित की क्या भाषा होती है। गणित की भाषा जिसे हम गणितीय भाषा कहते हैं। गणित की भाषा क्या होती है कि गणित स्वतः एक भाषा है जिसे चिन्हों व नियमों से समझाया जाता है। क्या है गणित की एक अपनी एक भाषा होती है जिसमें क्या होता है, चिन्हों और नियमों के माध्यम से चिन्हों और नियमों से समझाया जाता है। इसमें ये जो गणितीय भाषा है वह सीखने सिखाने और विभिन्न शिक्षण विधियों में भी उपयोगी होती है। इसमें गणित में क्या होता है कि गणित में चिन्हों और नियमों से समझाया, मतलब गणित के खुद की कुछ चिन्ह होते हैं, नियम होते हैं और वह एक स्वयं की एक भाषा है। गणित में सीखने सिखाने और विभिन्न शिक्षण विधियों को जानने में गणितीय भाषा हमारी भाषा करती है। और गणितीय भाषा में क्या होता है, बालकों को गणितीय भाषा में देखेंगे तो किसी वस्तु और उसके नाम में अंतर करना बताती है गणितीय भाषा हमें। तो जैसे कि हम बोल सकते हैं कि घनमूल, वर्गमूल, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। भले ही शब्द एक हैं लेकिन इनमें दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसका ज्ञान हमें किसी गणितीय भाषा से ही देखने को मिलता है। वैसे ही संख्या, संख्यांक, इस तरीके की कुछ टर्म्स होते हैं जिसके द्वारा हमें पता चलता है कि ये बहुत से जैसे भिन्नात्मक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, ये कुछ गणितीय भाषा के ये टर्म्स होते हैं जो नाम में अंतर बताती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गणितीय भाषा क्या करती है, किसी वस्तु और उसके नाम में अंतर बताती है, संकल्पना और शाब्दिक भिन्नता को स्पष्ट करती है। फिर इसके बाद देखेंगे हम ये क्या करती है, गणितीय भाषा क्या होती है। गणितीय भाषा में एक विचार को अनेक प्रकार से नामांकित कर सकते हैं। किसी भी हम यदि एक विचार को है तो एक विचार को हम कई प्रकार से नामांकित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं एक विचार को कई प्रकार से नामांकित, जैसे कि कोई भी क्वेश्चन दिया है 2+2 या इस तरीके इक्वल टू 2+2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इस तरीके का दे दिया, धन के का निशान बना दिया या फिर लिख दिया कि 2 और 2 का योग ज्ञात कीजिए, 2 और 2 का योग ज्ञात कीजिए, या बोल सकते हैं 2 और 2 को जोड़िए, या 2+2 का मान ज्ञात कीजिए, या 2 और 2 कुल कितने। तो इस प्रकार के अनेक प्रकार के नामांकन से गणितीय भाषा में एक ही टर्म को, एक ही विचार को अनेक प्रकार से नामांकित हम कर सकते हैं। फिर इसके बाद आता है गणित में संक्षेपण का भी प्रयोग किया जाता है, कि संक्षिप्त का, जैसे कुछ कभी कभी क्या होता है कि जब हम कोई भी
संगणना या फिर कोई भी कैलकुलेशन करते हैं उसकी क्रियाविधि में कई चरण होते हैं और कुछ चरणों को हम बचाने के लिए कुछ संक्षिप्त टर्म्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम पूरा ग्राम ना लिख के हम क्या लिख देते हैं GM, या सेंटीमीटर इतना बड़ा ना लिख के हम लिख देते हैं केवल CM। तो ये CM या फिर लिख देते हैं सेमी। तो इसका प्रयोग तो सही नहीं है, लेकिन हम किसी कैलकुलेशन में क्रियाविधि में किसी चरण को बचाने के लिए हम संक्षेपण या नामांकन का हम गणितीय भाषा में प्रयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट गणित में हल को विशेष विधि या चरणों में लिखा जाता है। कोई भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं या फिर कोई भी हमें प्रश्न दिया गया है तो उसको बताने के लिए कि या जैसे कोई भी त्रिभुज है, इस तरीके का कोई ट्रायंगल है, इसका एरिया निकालने के लिए बोला जा रहा है। इसका क्या बोलना जा रहा है, एरिया बताइए कितना होता है एरिया। और यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन में यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन दे दी जाती है 5, इसकी दे दी जाती है 4, और इसकी नहीं पता है लेकिन फिर भी हमें इसकी कैलकुलेशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो एक पहले हम इसकी यहाँ पर जो कर्ण है इसकी हम निकालेंगे, पूरी कैलकुलेशन इसकी करेंगे। फिर उसके बाद हम एरिया की कैलकुलेशन, एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम एरिया को निकालेंगे। तो इस तरीके से कि गणित में हल को एक विशेष विधि द्वारा चरणों में लिखा जाता है, विचारों और आंकड़ों की शुद्धता के लिए। विचारों और आंकड़ों की कि कहीं बीच में कोई गलती ना हो जाए, या विचारों को स्पष्टता से समझाने के लिए गणितीय भाषा में चरणबद्ध तरीके का प्रयोग किया जाता है। तो हल को विशेष विधि द्वारा चरणों में लिखा जाता है गणितीय भाषा में। तो गणितीय भाषा की क्या ये जो आपने देखा, तो इससे हम देख सकते हैं गणितीय भाषा के क्या क्या गुण होते हैं। गणितीय भाषा के क्या क्या गुण होंगे, गणितीय भाषा के गुण देखेंगे तो गणितीय भाषा के गुणों में शुद्धता, समग्रता, यथार्थता और सक्षमता। शुद्धता मतलब समग्रता, यथार्थता मतलब सत्यता की, मतलब 2+2=4 ही होगा, उसको हम 2+2 को कभी 5 नहीं लिख सकते हैं। तो यथार्थता, उसमें सत्यता होती है। उसका कोई भी एक सवाल है या प्रश्न है तो उसका उत्तर केवल एक ही होता है। उसका ये नहीं है कि कुछ भी आ सकता है। यदि 25 आंसर आना है तो 25 ही आएगा। ऐसा नहीं है कि कभी 26 आ जाए, कभी 27 आ जाए, लेकिन तो वह गलत होगा। तो इसमें गणितीय गुण क्या होता है कि इसमें यथार्थता होती है और सक्षमता का इसमें गुण पाया जाता है। और इसी प्रकार हम देखते हैं कि गणितीय भाषा का क्या, गणितीय भाषा जटिलताओं को समझने, तार्किक चिंतन को बढ़ावा देती है और सीखने सिखाने और शिक्षण विधियों को जानने में गणितीय भाषा हमारी मदद करती है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे कि गणितीय भाषा में क्या किया जाता है। गणितीय भाषा में पहले इस प्रकार हम देख सकते हैं कि गणित की भाषा में क्या कैलकुलेशन हमारा निकला कि गणित का एक अपना व्याकरण होता है। गणित का क्या होता है, गणित में एक अपना व्याकरण होता है। गणित की एक अपनी अलग भाषा है और जिसमें पद, प्रत्यय, सिद्धांत, सूत्र, संकेतों को सम्मिलित किया जाता है और इसका ज्ञान निश्चित होता है, ठोस आधार पर ही निश्चय होता है और जिस पर विश्वास किया जा सकता है। गणित में प्रदत्तों व संख्यात्मक सूचनाओं के आधार पर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं कि जो भी हमें कुछ डाटा दिया होता है प्रश्न में, और कुछ डाटा
हम उस जो ज्ञात करना है, तो जो हमारे गणित में दिए गए हैं, जैसे कि लाभ हानि का प्रश्न है या फिर लाभ परसेंटेज पूछा गया है, तो कुछ हमें डाटा लाभ परसेंटेज निकालिए, लाभ का प्रतिशत निकालिए, तो हमें उसका क्रय मूल्य दिया होगा या लाभ दिया होगा, तो कुछ हमें संख्यात्मक सूचनाएं दी जाती हैं, उसके आधार पर हम संख्यात्मक निष्कर्ष निकालते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं गणित में कौन कौन से पद होते हैं, प्रत्यय होते हैं, उसका कुछ सूत्र होता है, सिद्धांत होते हैं, और कुछ हम संकेतों का यूज़ गणित में हम करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि गणित में क्या क्या होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गणित में क्या कहा जाता है, सबसे पहले गणित में बच्चों को, सबसे पहले बालकों को प्रत्यक्ष साकार वस्तुओं के साथ क्रियाकलाप के लिए प्रेरित किया जाता है कि कोई भी हमें प्रत्यक्ष साकार वस्तुओं के क्रियाकलाप के साथ प्रथम चरण में क्या किया जाता है, प्रथम चरण में बच्चों को गणित में प्रथम चरण में क्या किया जाएगा, बालकों को प्रत्यक्ष साकार वस्तुओं के साथ, सबसे पहले साकार वस्तुओं के साथ क्रियाकलाप किया जाएगा कि या जो भी है कैलकुलेशन, जैसे कि हमें बताया गया कि इस तरीके से हम लाभ का प्रतिशत निकालते हैं या लाभ निकालते हैं कि किस तरीके से लाभ हुआ है। फिर उसको प्रेरित किया, फिर साकार वस्तुओं को हटा लिया जाता है कि हमने 5 रुपए का सामान लिया और हमने उसको बेच दिया 10 रुपए में, तो हमें कितने का लाभ हुआ है, 5 रुपए का हमें लाभ हुआ है। तो बच्चों को ये सिखाया गया कि हमें इस तरीके से हमें 5 रुपए और मिल गए, हमें 5 रुपए का लाभ हो गया। फिर ये साकार वस्तु से हमने उसको बता दिया। अब ये साकार वस्तुओं को हटा लिया जाता है दूसरे चरण में, और फिर उसको निहित अनुभव जो उसने सीखा, उसका अनुभव जो हुआ, अनुभव के आधार पर, वह किसके आधार पर, अनुभवों के आधार पर उसको दैनिक जीवन के क्रियाकलाप में उसको प्रोत्साहित किया जाता है। फिर क्या किया जाता है, प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार क्या किया जाता है, पहले बच्चों को मूर्त रूप से अमूर्त रूप में ले जाया जाता है। तो इस प्रकार भाषा, अनुभव और संग्रहण समस्या समाधान में एक ही सहायक साधन है। गणित किस किस चीज़ में सहायक है देखेंगे तो गणित भाषा, गणित की अपनी एक भाषा होती है, उस तरीके से समझते हैं कि लाभ हानि, फिर उसे क्या अनुभव हुआ उसके बारे में जानते हैं, या संकल्पनाएं कि उस किस तरीके से हम लाभ परसेंटेज निकालते हैं, फिर संग्रहण करने या कैलकुलेशन करने, फिर दैनिक जीवन में जब उसको यूज़ आता है तो वह संग्रहण करता है और समस्या का समाधान करता है। तो ये कुछ स्टेप होते हैं, समस्या समाधान होता है। फिर तो ये हमने देखा कि गणित में किस तरीके से गणित की भाषा होती है। अब गणित के शिक्षण में कुछ समस्याएं भी आती हैं। गणित की शिक्षण में क्या क्या समस्याएं आती हैं तो देखते हैं। गणित की शिक्षण की समस्याएं, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, गणित शिक्षण में क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो विद्यार्थी सभी गणित में इतने निपुण नहीं होते हैं कि उन्हें एक बार गणित शिक्षण में सभी विद्यार्थी इतने निपुण नहीं होते हैं, और जितनी उनसे आशा की जाती है कि जिस स्तर के बच्चे होते हैं उनसे और अधिक आशाएं की जाती हैं कि इतना बनना चाहिए, लेकिन वह दैनिक जीवन या कुछ शिक्षण संबंधी समस्याओं के कारण उस गणित को उतने अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो गणित में बहुत अधिक समस्याएं होती हैं, तो उन समस्याओं को देख लेते हैं कि गणित की कौन कौन सी समस्याएं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि गणित में कौन कौन सी ये समस्याएं हैं। कुछ 4 लाइंस दी रहती हैं या 4 ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे, और उसमें बोला जाएगा कि इनमें से कौन सा गणित शिक्षण की समस्याएं हैं या नहीं, इसे बताइए। तो इसमें देख लेते हैं
प्राथमिक स्तर पर छात्रों को गणितीय नींव का कमज़ोर होना। प्राथमिक स्तर पर छात्रों की गणितीय नींव का कमज़ोर होना। यदि प्राथमिक स्तर या शुरू के स्तर में जब वो 1 to 5 क्लास तक है, तब उसे प्राथमिक स्तर पर जब उसकी गणित में रुचि नहीं होगी या गणित का स्तर में उसको नहीं पढ़ाया गया होगा, गणितीकरण उसका नहीं किया गया होगा, तो आगे वाले मिडिल क्लास या माध्यमिक शिक्षा में उसे गणित में परेशानी होगी, उसमें शिक्षण में समस्याएं होंगी, इसलिए उसकी गणितीय नींव का कमज़ोर होना। पहला तो ये हो जाता है। फिर दूसरा होता है गणित शिक्षक की शिक्षक विधियाँ। पहला ये हो गया। फिर दूसरा होता है गणित शिक्षण की शिक्षण विधियाँ। गणित शिक्षक की कुछ शिक्षक अच्छे तरीके से गणित को पढ़ाते हैं, इजी तरीके से, कि दैनिक जीवन से उसको कनेक्ट करके कि बच्चा दैनिक जीवन में अपने उपयोग कर सके। लेकिन कुछ उसको केवल केवल बुकिश लैंग्वेज में या पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ाते ही चले जाते हैं और उसका कार्यकलाप दे देते हैं कि यह हमें करना है बस, और उसको दैनिक जीवन से रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से गणित शिक्षण की कुछ समस्याएं आती हैं। तो गणित शिक्षण की समस्याओं को सरल बनाने के लिए करके सीखना या निरीक्षक विधि या योजना विधि या खोज विधि सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाते हैं। करके सीखना मतलब अभ्यास के द्वारा निरीक्षण करके कि टीचर निरीक्षण करके कि बच्चों ने या बालकों ने कितना सीखा है, उसका निरीक्षण करना, एक स्पष्ट योजना बनाना। और खोज विधि बच्चों को खुद समस्या को समाधान करके खोज करने की विधि द्वारा इस समस्या को हल किया जा सकता है और सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाया जा सकता है। फिर दूसरा आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक का व्यवहार, शिक्षक यदि सहयोगी होगा, मृदुभावी होगा या बच्चों, विद्यार्थी और शिक्षक के बीच अच्छा सामंजस्य होगा, तो बच्चों उनसे पढ़ने में भी रुचि दिखाएंगे। तो ये बहुत डिपेंड करता है शिक्षक का व्यवहार कैसा है, सहयोगी है, मृदुभाषी है या संयम है। तो ये शिक्षण कला में निपुणता से बच्चा सहज रूप से सीखेगा। तो ये कुछ गणित शिक्षण की समस्याएं होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं व्यक्तिगत भेदों की समस्या। नेक्स्ट है व्यक्तिगत भेदों की समस्या। व्यक्तिगत भेदों की ज्ञान की समस्या। व्यक्तिगत भेदों की ज्ञान की समस्या कि जैसा शिक्षक समझा रहा है अपने स्तर के अनुसार, तो कुछ बच्चे होते हैं जो कि पिछड़े होते हैं, कुछ का मानसिक स्तर बहुत अच्छा होता है, उच्च होता है, कि उनको एक बार बताने में बहुत अच्छे से वो समझ जाते हैं। कुछ का निम्न होता है, कुछ का मध्यम होता है। तो इस तरीके से अलग अलग स्तर के बच्चे होते हैं। तो छात्र की बुद्धि लब्धि या छात्र की बुद्धि, रुचि और योग्यता की क्षमता सभी का अलग अलग होना। छात्रों की बुद्धि, रुचि, योग्यता, क्षमता का अलग अलग होना, इसका ज्ञान यदि शिक्षक को नहीं होगा तो वह विभेद नहीं कर पाएगा। तो ये मतलब कि किन छात्रों पे हमें अधिक ध्यान देना है, किन छात्रों पे हमें अधिक ध्यान देना है, किस पर कम देना है। जिन पर अधिक ध्यान देना है उन छात्रों को हम आगे बैठा लें या उनको समस्या देकर उनको अभ्यास कार्य कराया जाए। और जो बच्चे अच्छे से ग्रहण कर लेते हैं तो उन पर वो क्लास में कहीं भी रहें तो वो ग्रहण कर लेंगे शिक्षा को। तो इस तरीके से जिन पर अधिक ध्यान देना है या पिछड़े बालक हैं तो उन पर अधिक ध्यान देना है। व्यक्तिगत भेदों का एक शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आ जाता है अभ्यास के उचित विभाजन की व्यवस्था। अभ्यास के उचित विभाजन की व्यवस्था ना होना। तो अभ्यास के उचित विभाजन की अभ्यास उतना होना चाहिए जितने में थकान और सीखने की क्षमता का अनुभव ना हो। यदि अभ्यास कार्य बहुत, जैसे मान लो आज 4 प्रश्न करवाए हैं
और 4 प्रश्नों के लिए हमने यदि 10 प्रश्न भी हल करने के लिए दे दिए तो बच्चा बहुत रुचिपूर्ण तरीके से करेगा। लेकिन हम उसकी जगह अभ्यास के लिए 20-25 प्रश्न दे दिए तो वह उन सबको करके बहुत बोर हो जाएगा, बहुत थक जाएगा और वो आगे इन अभ्यास को करने में वह रुचि नहीं दिखाएगा। तो सीखने के लिए केवल उतने ही प्रश्न या उतने ही देने चाहिए उनके बौद्धिक स्तर या उनके अधिगम स्तर को ध्यान में रखते हुए कि उन्हें थकान और सीखने की क्षमता का ह्रास उनका ना हो। फिर नेक्स्ट है पाठ्यक्रम की संरचना की समस्या। पाठ्यक्रम की संरचना, पाठ्यक्रम बच्चों को किस तरीके से हम पाठ्यक्रम, हमें पहले सरल चीज़ें सिखानी चाहिए, फिर उसके कठिन सिखाना चाहिए और बाल केंद्रित होना चाहिए, बालकों के स्तर की होना चाहिए और जीवन से संबंधित सिद्धांतों पर आधारित होनी चाहिए। इससे बच्चे में रुचिपूर्ण तरीके से वह सीख सकेगा। तो पाठ्यक्रम की क्या संरचना होनी चाहिए? सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, बाल केंद्रित होना चाहिए और जीवन से संबंधित सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए। ये कुछ समस्याएं थी जो हमने देखी। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए NCF 2005 आया। NCF 2005 जिसने इन गणित शिक्षण की समस्याएं जो आ रही हैं उनको हल करने के लिए बहुत सारे सजेशन दिए कि किस तरीके से होना चाहिए। तो इसके NCF 2005 है क्या, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। NCF 2005 तो देखते हैं हम NCF 2005। NCF 2005 नेशनल, ये राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा या नेशनल करिकुलम फॉर्मेट 2005। इसके पहले भी 3 रूपरेखाएं आ चुकी हैं, 1975 में, 1988 में और 2000 में। ये NCF या राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान परिषद द्वारा ये जारी की जाती है। यह पाठ्यक्रमों की रचना, नीति सुधार, अनुशासन व शिक्षण में श्रेष्ठ प्रणालियों की आधारशिला है। यह क्या है? इसे NCERT द्वारा जारी किया जाता है। यह पाठ्यक्रम की रचना, नीति सुधार, अनुशासन व शिक्षण में श्रेष्ठ प्रणालियों की आधारशिला है। NCF के द्वारा, NCERT के द्वारा जो जारी किया गया है रूपरेखा, उसके अनुसार कुछ लक्ष्य दिए गए हैं कि इनके द्वारा गणित की कुछ समस्याओं को दूर किया जा सकता है और बच्चों का गणितीकरण किया जा सकता है। NCF के अनुसार गणित क्या है? जो बालकों का गणितीकरण करें। तो गणित का मेन लक्ष्य भी यही होता है कि गणित बच्चों का गणितीकरण करें। तो देखते हैं, गणित वह विषय है जो बालकों का गणितीकरण करे। तो यह विचार और कार्य को करने की आज़ादी देता है और NCF के साथ दूसरों गणितीकरण करने से क्या होता है? दूसरों की भावना और कल्याण के प्रति संवेदनशीलता होती है। नई परिस्थिति में लचीले व रचनात्मक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हैं कि गणित को हमने सीखा, उसका अभ्यास किया। गणित को हमने क्या किया? पहले गणित को हमने सीखा, फिर उसका अभ्यास किया, और गणित को सीखा, अभ्यास किया और फिर दैनिक जीवन में हमने यूज़ किया। तो नई परिस्थितियों में लचीले और रचनात्मक तरीके से वह प्रतिक्रिया को व्यक्त कर सकता है। फिर नेक्स्ट आता है लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी की प्रकृति व आर्थिक प्रक्रियाओं में सामाजिक बदलाव की ओर उन्मुख में कार्य में हिस्सा लेना। तो इस तरीके से जो NCF 2005 होता है, इसके द्वारा गणितीकरण करने से क्या होता है? लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भागीदारी की प्रकृति होती है, आर्थिक प्रक्रियाओं व सामाजिक बदलाव की ओर उन्मुख में हिस्सा लेते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं NCF 2005। NCF 2005
उसने एनसीएफ 2005 में क्या बोला था सबसे पहले कि गणित, स्कूली जो गणित है उसका एक कुछ सीमित लक्ष्य होता है कि लाभप्रद जैसे मैंने अभी बताया आपको, लाभप्रद क्षमताओं का विकास, विशेषकर अंक ज्ञान संख्या से, कि कुछ सीमित क्षमताओं का उसमें विकास करना जिससे कि उसे अंक ज्ञान हो जाए और उससे जुड़ी क्षमताओं का उसमें जुड़ी क्षमताएं विकसित हो जाएं, और इस तरीके से कुछ सीमित लक्ष्य होते थे स्कूली गणित के। और इसके लिए ऐसी स्कूली गणित में सीमित लक्ष्य को दूर करने के लिए ऐसी पाठ्यचर्या होनी चाहिए जो कि महत्वाकांक्षी हो, जो कैसी हो, महत्वाकांक्षी हो, सुसंगत हो, व गणित के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को पढ़ाए, जिससे गणित की शिक्षा को हम सुगम व सहज बना सकें। तो इसके लिए एनसीएफ 2005 जारी किया गया। एनसीएफ 2005 के द्वारा क्या बोला गया कि एक शिक्षक या एक स्कूल क्या कर सकता है, एनसीएफ 2005 के अनुसार एक शिक्षक या एक स्कूल एक बेहतर पाठ्य सामग्री को तैयार कर सकता है जो न सिर्फ उनके बौद्धिक विकास में सहायक हो बल्कि उनके लिए आसान भी हो। तो इस तरीके से उसने एनसीएफ ने बोला कि कोई भी एक जो गणितीय शिक्षक या स्कूल एक बेहतर गणितीय शिक्षक या एक स्कूल पाठ्य सामग्री को तैयार कर सकता है या पाठ्यक्रम की संरचना को तैयार कर सकता है जो जिससे कि जो कौन हो, बाल केंद्रित हो, है ना, बाल केंद्रित हो, सुगम हो, सरल हो, और कैसी हो, पहले सरल चीज़ें सिखाई जाएं और फिर बच्चों को उसके बाद कठिन चीज़ें सिखाई जाएं। इस तरीके से होनी चाहिए पाठ्यक्रम की संरचना, उसको तैयार कर सकते हैं। तो ये हमने देखा है एनसीएफ 2005। तो एनसीएफ 2005 इसमें एनसीएफ 2005 किस चीज़ में बल देता है उसको देखेंगे कि एनसीएफ 2005 क्या क्या बोल रहा है। और बच्चों में गणितीकरण के अनुसार बच्चे स्थिति में गणित की भाषा में विचार करना सीखें ताकि गणित के साधनों व तकनीकों का उपयोग किया जा सके। इसमें बच्चों का गणितीकरण करना, इसका मेन लक्ष्य क्या है एनसीएफ 2005 का, कि बच्चों का गणितीकरण करना। और गणितीकरण करने के अनुसार जैसे हम बच्चे का गणितीकरण करेंगे तो गणितीकरण के करने के अनुसार गणितीकरण में बच्चों में क्या आएगा कि उनमें विचारों व अनुभवों के आधार पर विचार व अनुभवों में गणित की भाषा को वो यूज़ करेंगे, विचार और अपने विचारों में गणित का यूज़ करेंगे, अपने अनुभव में यूज़ करेंगे, और जिसकी जो गणित के साधन और तकनीक है उसका बेहतर तरीके से यूज़ किया जा सकेगा। तो इनको गणितीकरण करने से आशय बस यही है कि बालकों में विचारों में गणित की भाषा का वे प्रयोग कर सकें, जैसे कि चित्र बनाना, चरों का चुनाव करना, समीकरण बनाना, तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालना, बहुत इम्पोर्टेंट है। तर्क के आधार पर निष्कर्ष निकालना ये गणितीकरण का मेन लक्ष्य है। ये एनसीएफ 2005 रचनावाद पर भी बल देता है। अब ये रचनावाद क्या है, इसमें रचनावाद के अनुसार बच्चों के रचनावाद में क्या बोला गया कि ये जो अधिगम हम गणित से कर रहे हैं उसको बच्चों के व्यवहार में लाना है, या बच्चों की सक्रियता में, जैसे बच्चों के व्यवहार में यदि ये आएगा अधिगम, ये तो उसके द्वारा क्या होगा, बच्चे सक्रिय होंगे और क्रियात्मक रूप से रहेंगे। हम सक्रियता में हमेशा व्यस्त रहेंगे और सकारात्मक रूप से भाग लेने, छात्र छानबीन, पूछताछ, अन्वेषण, वाद विवाद कर अनुप्रयोग का व चिंतन करें। रचनावाद के अनुसार यह बताया गया कि शिक्षक कक्षा कक्ष में भी किस तरीके से
की पूछताछ के तरीके से कि क्वेश्चन को हम मौखिक तरीके से पूछ सकें, अन्वेषण प्रयोग कर सकें, वाद विवाद प्रतियोगिता या वाद विवाद करके या कुछ उनको क्रियात्मक रूप से कुछ एक्टिविटी कराएं, उस तरीके से रचनावाद का जन्म होता है। तो रचनात्मक तरीके से सिखाना, रचनात्मक तरीके से सिखाना ही रचनात्मक तरीके से सिखाना, रचनात्मक तरीके से सिखाना। इस तरीके से रचनात्मक तरीके से सिखाने के अनुसार बच्चे बहुत अधिक सक्रिय होंगे, वो क्रियात्मक रूप से हमेशा व्यस्त रहेंगे। छोटी छोटी खेल प्रतियोगिताओं के तरीके से गणित को सिखाना, तो ये एनसीएफ 2005 का प्रमुख लक्ष्य होता है। तो ये आज हमने देखा कि गणित की क्या भाषा होती है, गणित की शिक्षण में क्या समस्याएं हैं, और एनसीएफ 2005 उन्हें क्या क्या लक्ष्य देता है, क्या किस चीज़ों पर बल देता है कि गणित की शिक्षण की समस्याओं को, ये बच्चों का गणितीकरण हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये अभी हमारा हो गया मैथ्स पेडागोजी का सेकंड लेक्चर। इसके आगे हम नेक्स्ट जैसा आपका सिलेबस है उस अकॉर्डिंग हम आगे टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए स्टडी 33 के साथ। थैंक यू।